सो बेसिकली आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, हमारे पास होता है एम्फाइसेमा। तो एम्फाइसेमा आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है कि आपके लंग्स जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा हवा भर जाए। इतनी हवा भर जाए का मतलब कि एक्चुअल में रेसिडुअल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाए, ये लंग्स एक्सपायर नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली, तो उनमें हवा भर जाएगी। ठीक है, तो इन्हें हम बोलेंगे बैगी चेस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि मैनी ईयर्स ऑफ स्मोकिंग की वजह से मेनली होता है। लाइक जब एम्फाइसेमा का मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है ना, वो होता है स्मोकिंग की वजह से। यानी जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है ना, तो उस स्मोकिंग की वजह से उसमें मेनली ये होता है। और अगर मैं आपको एम्फाइसेमा सिंपल में बताऊँ, तो एम्फाइसेमा सिंपल में क्या होता है कि उसमें ये जो इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं ना बाहर की तरफ, ये लंग का जो पैरेन्काइमा में इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं, लाइक ये हमारे पास एयरवेज हैं और ये बाहर की तरफ पैरेन्काइमा है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, पैरेन्काइमा इलास्टिक टिश्यू की वजह से इनको बाहर की तरफ पुल करते हैं। ठीक है ना, जिससे ये हमारे पास इनका साइज नॉर्मल मतलब सही रहता है। लेकिन एम्फाइसेमा में क्या होता है, ये इलास्टिक टिश्यूज हमारे लूज हो जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम हम देखेंगे, जिसकी वजह से ये इनवर्ट फोर्स लगाएंगे, जिससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हो जाएंगे और ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से एम्फाइसेमा एक ऑब्स्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली लंग टिश्यूज़ क्यों डैमेज होते हैं ये हम पढ़ लेते हैं, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग की वजह से। जब आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो ना, तो उस वजह से होता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन, जो कि आप स्मोक बहुत ज़्यादा ले रहे हो, ऐसे सब्सटेंस ले रहे हो जो कि ब्रोंकियोल्स को इरिटेट करता है, तो ये नॉर्मली हमारे पास जो है क्रॉनिक इन्फेक्शन सीरियसली रीअरेंजेस द नॉर्मल प्रोटेक्टिव। यानी नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास कोई भी डस्ट पार्टिकल आएगा तो वो इनकी वजह से यानी वो ट्रैप हो जाएगा सीलिया के अंदर एंड फिर वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन इनमें अंदर क्या होता है, हमारे पास जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है ना, वो उसकी ना धज्जियाँ उड़ जाती हैं, मतलब वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि सीलिया की पैरालिसिस हो जाती है। निकोटीन एक स्मोकिंग एजेंट होता है जो कि सीलिया की पैरालिसिस कॉज करता है, जिससे म्यूकस को हम बाहर नहीं फेंक सकते। मतलब बलगम होता है हमारा जब गला वगैरह ख़राब होता है तो ये हमारी तबीयत ख़राब होती है, तो हमारे म्यूकस बाहर निकल जाता है, उसमें हमारी सारी जर्म्स, डस्ट पार्टिकल, डेब्रिस सब कुछ होता है। लेकिन जब सीला नहीं होंगे, सीला काम नहीं करेंगे, तो म्यूकस बाहर कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक है, अच्छा जी, जब म्यूकस नहीं निकलेगा तो फर्दर कंडीशंस ख़राब होंगी, जिसकी वजह से अच्छा जी, मतलब ये जो म्यूकस होता है, ये म्यूकस बनाता कौन है? मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि उन्हें ट्रीट करते हैं प्रॉपर्ली। अब ये मैक्रोफेजेस को भी इनहिबिशन करेगा, सो ये लेस इफेक्टिव हो जाएंगे कि वो इन्फेक्शन के साथ लड़ सके बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा एम्फाइसेमा पहला कॉज हो गया, जो कि स्मोकिंग में होता है, जो कि हमारे पास जो टॉक्सिक पार्टिकल्स होते हैं, निकोटीन पार्टिकल्स, उनकी वजह से होता है, जो कि डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे बेसिकली सीलिया को पैरालिसिस कर देते हैं, जिससे वो म्यूकस बाहर नहीं फेंक सकते, जिससे डस्ट पार्टिकल हमारी लंग के अंदर ही रह जाते हैं। ठीक है, और जिस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, हम देखेंगे। उसके बाद क्या है कि म्यूकस बहुत ज़्यादा होगा, मतलब एडेमा हो सकता है। ठीक है, टुगेदर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन मैनी स्मॉलर एरियाज। ठीक है, क्या होगा कि बेसिकली एम्फाइसेमा होगा, स्मोकिंग होगा, जिससे पार्टिकल्स आएंगे, जिसकी वजह से म्यूकस बढ़ जाएगा। जब म्यूकस बढ़ जाएगा तो वो एडेमा भी करेगा, क्योंकि जब म्यूकस होगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे फ्लूइड भी आने लगेगा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी ऑब्स्ट्रक्शन स्मोकिंग की वजह से हो रही, तो ये तो सही म्यूकस भर रहा था, लेकिन इसमें क्या है, एडेमा हो गया तो क्रॉनिक केस हो गया। ठीक है, स्मॉलर एयरवेज जो कि ऑलरेडी स्मॉलर है उसके अंदर। उसके बाद है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवेज जो है, अच्छा मैंने बोला था कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर क्या होता है, मेनली प्रॉब्लम एक्सपायरेशन के अंदर होती है। अब एक्सपायरेशन किस तरह से होती है कि एयरवेज होते हैं, जब इंटरसाइज श्रिंक होता है ना, तो इनसे हवा बाहर निकलती है। लेकिन अगर ये ऑलरेडी इतने कंप्रेस है, क्योंकि इलास्टिक टिश्यू लॉस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा म्यूकस आ चुके हैं, ऑलरेडी कंप्रेस है, तो क्या ये एक्सपायर कर पाएगा प्रॉपर्ली? नो। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डिफ़िकल्टी हो जाती है एक्सपायर के अंदर, जिससे क्या हो जाएगी, एयर हमारी अंदर ही रहेगी, एयर हमारी अंदर ही रहेगी एल्वेलाई के अंदर, और उनको ओवर स्ट्रेच करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाएगी। ठीक है, तो दिस कंबाइन विद लंग इन्फेक्शन कॉज मार्क जो है डिस्ट्रक्शन और मच 50% ऑफ वॉल्स ऑफ फाइन फ्रैक्चर। ठीक है, तो क्या करेंगी, ओवर स्ट्रेचिंग करेंगी उनको, दिस कंबाइन विद लंग इन्फेक्शन डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगी। अच्छा जी, ये हमारे पास नॉर्मल लंग है और ये हमारे एम्फाइसेमा का लंग है। नॉर्मल लंग में क्या हमारे पास, ये एल्वेलाई है हमारे पास, ये एयर स्पीसीज है हमारे पास, ये पैरेन्काइमा है, जिनका साइज़ नॉर्मल है। ठीक है, एम्फाइसेमा में क्या है, ये जो एल्वेलाई का साइज़ है ये श्रिंक हो गया बिल्कुल, और ये हमारे पास जो पैरेन्काइमा है ना, वो लूज सा हो गया है, यहाँ पे लूज सा हो गया, लेस कॉम्प्लाइंट हो गया, तो इनका साइज़ भी मतलब सही है।
और एम्फाइसेमा में क्या होगा, क्रॉनिक पार्टिकल्स आएंगे जिसकी वजह से म्यूकस यहाँ पे भरता चला जाएगा, म्यूकस यहाँ पे बहुत ज़्यादा भरता चला जाएगा, जिससे क्या होगा, डस्ट पार्टिकल बाहर नहीं निकल पाएंगे और निकोटीन की वजह से होगा, जिससे ये ऑब्स्ट्रक्ट होंगे, जिससे एयर बाहर नहीं निकल पाएगी। उसके बाद क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट करते हैं बेसिकली हमारे पास पैथोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। आप ये पढ़ते हैं क्या है कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ क्रॉनिक एम्फाइसेमा डिपेंड ऑन द सेवेरिटी रिलेटिव डिग्री कि कितनी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है वर्सेस लंग पैरेंकाइमा डिस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब एक तो है कि ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन कितनी हुई है और एक है कि बाहर पैरेंकाइमा कितनी डिस्ट्रक्ट हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं ना, इसमें हमारे ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं बिकॉज के हमारे पास ये वो वाला केस है। उसके अलावा जो पैरेंकाइमा की भी डिस्ट्रक्शन हो रही है। पैरेंकाइमा की डिस्ट्रक्शन क्यों हो रही है, बिकॉज वही बात हुई ना, म्यूकस हो गया, ठीक है, वो डिस्ट्रक्ट हो गया प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन क्या करेगा, इंक्रीजेंट करेगा, जिससे क्या ब्रीदिंग आसान होगी या मुश्किल होगी, मुश्किल होगी, हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डिफ़िकल्टी एक्सपायर करने में होगी। ठीक है, फोर्सेस आउटसाइड द लंग नॉट कंप्रेस द एल्वियोलाई और कंप्रेस द एल्वियोलाई। ठीक है, क्या है कि वो फोर्सेस जो कि एल्वियोलाई को कंप्रेस करेंगी वो ब्रोंकियोल्स को भी कंप्रेस करेंगी, जिससे एयर बाहर नहीं जा पाएगी प्रॉपर्ली। ठीक है, तो द मार्क लॉस ऑफ द एल्वियोल वॉल ग्रेटली डिक्रीजेस द रिफिलिंग कैपेसिटी। अच्छा, देखिए एल्वियोल वॉल्स भी हमारी डैमेज हो रही हैं। ठीक है, एल्वियोलाई ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं, एयर भी हमारे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो इनकी जो वॉल्स है ना वो भी क्या हो रही हैं, लॉस हो रही हैं, जिससे डिफ्यूजन कैपेसिटी जो लंग की है ना वो भी मतलब कि हमारे पास जो है प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही, डिफ्यूजन नहीं हो पा रही प्रॉपर्ली, क्योंकि एल्वियोलाई वो स्पेसेस होते हैं जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज होती है। जब हमारे पास एल्वियोलाई वॉल्स ही जो है वो हमारे पास हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, तो डिफ्यूजन कैपेसिटी नहीं होगी, जिससे रिड्यूस एबिलिटी लंग की कि वो ऑक्सीजनेट कर सके ब्लड को या कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सके बॉडी में, यानी एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आएगी एंड फिर वो हो जाएगी। उसके बाद क्या, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोसेस फ्रिक्वेंटली मस्ट बर्स्ट इन पार्ट ऑफ द लंग्स अदर पार्ट्स लाइक वाइल द पोर्शन पूरी वेंटिलेटेड। यानी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर क्या होता है, देखिए हमने लंग में पढ़ा है ना कि अगर एक जगह पे मतलब कोई पार्ट अगर इस तरह में इस वाले लंग में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, इस वाले एल्वियोलाई में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, इस वाले एल्वियोलाई में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुई, तो इसका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, मतलब कि इसकी मतलब ब्लड फ्लो इसका कम हो जाएगा, मतलब ओवरऑल इसमें एयर ज़्यादा आ रही है, लेकिन इसमें क्योंकि ब्लड जो है वो प्रॉपर्ली इसमें नहीं मिल रहा, तो इसमें क्या हुआ, वेंटिलेशन वेस्ट हो रही है, तो हम इसे बोलेंगे हमारे पास जो है वही डेड स्पेस बनेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये वाली एयर इसमें आ जाएगी। ठीक है, इसमें आ जाएगी तो क्या होगा कि प्रॉपर्ली वेंटिलेशन होगी, तो हमारे पास कुछ एरिया जो है एबनॉर्मल वेंटिलेटेड होंगे, किसी में शंट बनेगा जिसमें ब्लड ज़्यादा आएगा, किसी में डेड स्पेस बनेगा जिसमें क्या होगा, वेंटिलेशन जिसमें ज़्यादा होगी, और जो चीज़ ज़्यादा होगी वही वेस्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद है कि लार्ज पोर्शन जो है कंप्रेस करेंगे पल्मोनरी कैपिलरीज़ को, मतलब एयर वॉल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी हैं, तो इरेगुलरिटी आ चुकी है, जिससे पल्मोनरी कैपिलरीज़ भी कंप्रेस हो जाएंगी, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है जब एल्वियोलाई प्रॉपर्ली एक्सचेंज नहीं करेंगे तो ब्लड वेसल्स हमारे कंप्रेस कर जाएंगी, उस एरिया में जब एयर प्रॉपर्ली नहीं आ पाएगी तो वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा पल्मोनरी वेसल्स को, जिससे क्या होगा, जाहिर सी बात है जब एल्वियोलाई प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे उससे, मतलब कि प्रॉपर्ली जब एल्वियोलाई जो है इरेक्शन नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जिससे पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन का मतलब क्या है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट में बहुत ज़्यादा ब्लड भर जाएगा, तो ये पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये ब्लड लेके जाएगी ना हार्ट की तरफ, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड भर जाएगा, क्योंकि लंग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लंग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ये ब्लड पीछे पीछे चला जाता है और राइट साइड ऑफ द हार्ट को भी ये कॉज कर सकता है और राइट हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, क्रॉनिक एम्फाइसेमा यूजली प्रोग्रेसेस स्लोली, द पर्सन डेवलप और हाइपोक्सिया हाइपोकैमिया, यानी ये जो एम्फाइसेमा की केस है उसके अंदर तो एक तो कम ऑक्सीजन आ रही है, और जब कम ऑक्सीजन आएगी तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा पाएगी, जब अंदर कोई चीज़ नहीं आ पाएगी प्रॉपर्ली, क्या वो चीज़ बाहर जा पाएगी, नहीं जा पाएगी ना, तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज ऑफ हाइपोवेंटिलेशन, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एल्वियोलाई वॉल्स। ठीक है, नेट रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, डिवास्टिंग एयर हार्गन, जो कि लास्ट हाइपोक्सिया दैट कॉज करेगा, जो कि हाई पेनल्टी टू पे फॉर द स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग की वजह से एम्फाइसेमा होता है। तो ओवरऑल हमने ये सारे एम्फाइसेमा डिस्कस किया है। अब मैं शॉर्ट में बताती हूँ क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने एम्फाइसेमा पढ़ा, हमने देखा कि इसका मतलब होता है कि लंग के अंदर बहुत ज़्यादा एयर भर जाए, जिससे उनका रेसिडुअल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है,
वो मेनली इसका कॉज स्मोकिंग होता है। स्मोकिंग जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो निकोटीन वगैरह होते हैं जो कि उसकी जो बाहर वाली इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं ना, उनसे लॉस कर देते हैं, जिससे एल्विला हमारे बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी, जिससे एक्सपायरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके अलावा उसमें जो सीलिया होते हैं उनकी पैरालिसिस हो जाती है बिकॉज ऑफ निकोटीन, जिससे म्यूकस बाहर नहीं जा पाता, तो म्यूकस हमारे अंदर ही रह जाता है। ठीक है, तो म्यूकस हमारे अंदर रह जाते हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल जो भी हमारे पास होते हैं वो हमारे पास लंग के अंदर ही रह जाते हैं, और वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, एल्वुलर वॉल्स जो है ना उन्हें डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, जब एल्वुलर वॉल डिस्टर्ब होंगी तो ओवरऑल में पल में जो कैपिलरीज होंगी ना वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगी, हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा ब्लड भी नहीं आ पाएगा, वेंटिलेशन भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि किस जगह पे डर स्पेस बनेगा, जिस जगह पे शंट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि क्योंकि हमारे पास पल्मोनरी कैपिलरीज कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हैं, इट मे कॉज द राइट साइड का हार्ट फेलियर, राइट साइड हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें हाइपोक्सिया भी होगा, हाइपरकैम्पिया भी होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि मेनली ये एम्फीसेमा मेजर जो है स्मोकिंग की वजह से होता है। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द एम्फीसेमा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नमूनिया। और ये डायग्राम आपने याद रखनी है कि ये वाली डायग्राम जो है, इसमें एल्वुला के साइड बिल्कुल आपको नॉर्मल नज़र में आ रहे हैं। इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये एक तो इनकी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होगी ये पैरेन्काइमा की, और एल्वुलाई बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाएँ, इसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस आ चुका है, जिससे एल्वुलर वॉल्स डिस्टर्ब हो चुकी है, उनकी डिफ्यूजन कैपेबिलिटी गायब हो चुकी है, जिससे हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया डेवलप होगा, जो कि मेनली किस वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।